नमस्कार दोस्तों वेलकम टू ITI जॉब्स मेड इजी। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद ITI वालों के लिए बैक टू बैक जॉब वैकेंसीज निकली हैं। चाहे वो बात करें बार की, इसरो की, DRDO की वैकेंसीज की या दूसरे डिपार्टमेंट में निकली हुई वैकेंसीज की। दोस्तों, अगले 2-3 महीने बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं ITI वालों के लिए। दोस्तों, अगर आपने ITI कर रखा है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह समय आपके लिए एक सोने जैसा है। दिस टाइम इज जस्ट लाइक अ गोल्ड फॉर यू। तो दोस्तों, इसी तारतम्य में आपकी तैयारी को एक धार देने के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए एक पेपर का सोल्यूशन जो कि 2018 में हुआ था। इसरो ने इस एग्जाम को लिया था और इसका नाम था टेक्नीशियन बी फिटर ट्रेड पेपर। दोस्तों, मैंने इसका डिटेल सोल्यूशन बनाया हुआ है। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। दोस्तों, आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, गेन होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी जानकारी पे। दोस्तों, मेरी आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ITI जॉब्स मेड इजी। फ्रेंड्स, ये इसरो का 2018 का टेक्नीशियन बी फिटर ट्रेड का पेपर है। दोस्तों, अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वह बार्क का हो या फिर इसरो का, DRDO का, दोस्तों यह पेपर के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, इस पेपर में भी जैसा आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है। आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो बहुत सोच समझ के आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम देना है। दोस्तों, ये कभी मत सोचिएगा कि आपकी अभी प्रिपरेशन नहीं है और नेक्स्ट टाइम मैं प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दूंगा। दोस्तों, प्रिपरेशन ऐसी चीज़ होती है ना जो कभी ख़त्म नहीं होती, तो आपको हमेशा प्रिपरेशन करते रहना है। और दोस्तों, इस समय सरकारी जॉब की इतनी मारामारी है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं अगली बार प्रिपेयर करके दूंगा तो वो अगली बार कभी नहीं आता है। आपको इस बार को ही आखिरी बार बना करके पेपर देना है और सेलेक्ट होना है। और दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इस एग्ज़ाम का जो लेवल था दोस्तों, यह है 9th-10th के मैथ्स के एग्ज़ाम के लेवल का था। जैसे दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 छात्रों ने एक प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है। दोस्तों, हमको यहाँ पे टोटल नंबर दिए हुए हैं 10। अगर हम मान लें दोस्तों कि हमारे जो लड़कों की संख्या है वह x है तो लड़कियों की संख्या x से 4 ज़्यादा होगी। तो दोस्तों 10 = 2x + 4 डैट इज़ आपका ये आ गया 6 2x, x = आ गया 3। मतलब दोस्तों, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 3 लड़के और 7 लड़कियां, ये सही है। दोस्तों, वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को हल नहीं करना चाहते और ऑप्शन से ही इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो अब आप वो भी निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 है। और दोस्तों, केवल ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा हो रहा है, बाकी सब में डिफरेंस 4 नहीं है। 4 लड़के और 6 लड़कियां दिया हुआ है इसमें, तो ये तो होगा नहीं। तो दोस्तों, ये जो आपका ए नंबर है इसमें आपके लड़के ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करने की टेक्निक सीख जाते हैं तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है आपका। और इस तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका जो टाइम सेव होता है उस टाइम को आप अपने ऐसे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, केवल मैटर होता है टाइम का। और तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के हम डेप्थ में जाकर के बिना उसको लगाए ऑप्शन देख के ही सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको सीखनी है हमेशा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई अंकगणितीय श्रेणी में अगला पद है -5, -1, 3 और 7। अब दोस्तों देखिए -5 और -1 के बीच में जो डिफरेंस है, अगर हम -5 में +4 करते हैं तो हमारा -1 आता है। -1 में अगर हम दोबारा से +4 करते हैं तो 3 आता है। 3 में हम +4 करते हैं तो 7 आता है, और इसलिए जब हम 7 में +4 करेंगे तो आपका 11 आएगा। तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी 11 सही हो जाएगा। फिर दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है एक सीढ़ी को दीवार के सामने ऐसे रखा गया है कि दीवार से 4 मीटर की दूरी पर इसके पद हैं और इसकी शीर्ष भूमि से 3 मीटर ऊपर खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी की लंबाई का पता लगाइए। दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन है। दोस्तों आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन जरूर आएगा। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ये मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय जो कि होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक समकोण त्रिभुज जहाँ पे भी होते हैं आपके, उस पर ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से लिया गया है और ये क्वेश्चन आएगा, आप लिख लो। अब दोस्तों मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को बना लोगे। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है एक सीढ़ी को दीवार के सामने ऐसा रखा गया है कि दीवार से 4 मीटर की दूरी पर इसके पद हैं। मान लीजिए आपकी दीवार है तो 4 मीटर की दूरी पर इसके पद हो गए। ये आपकी सीढ़ी है, इसका शीर्ष भूमि से 3 मीटर ऊपर खिड़की तक पहुंचता है। अब दोस्तों इसका जो शीर्ष है वो भूमि, यहाँ पे मान लीजिए आपकी खिड़की है जो कि 3 मीटर की दूरी पर है। अब दोस्तों ये आपकी दीवार हो गई, ये आपकी सीढ़ी हो गई, ये 4 मीटर की दीवार से जो दूरी है इस पर इसके इस सीढ़ी के पद हो गए। अब हमको सीढ़ी की लंबाई बताना है। अब दोस्तों बहुत सिंपल होता है, 3 4 5 सीधे सिंपल याद रखिए आप, 3 4 5 ऐसा होता है पाइथागोरस प्रमेय। बाकी अगर आपको लगाना तो आप लगा भी सकते हैं। देखिए दोस्तों लंब यहाँ पर आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, आधार आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, 9 + 16 दैट इज 25। 25 का आप रूट करोगे तो आपको मिल जाएगा 5। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर। तो दोस्तों इस तरह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, लगभग 9th और 10th के लेवल के एग्जाम आते हैं। तो इनको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। कैलकुलेशन में आप मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो आपका टाइम भी जाएगा और नंबर भी नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग और ऊपर से सर पे आपके रख दिए नेगेटिव मार्किंग। अब दोस्तों इन राइट एंगल ट्रायंगल गिवन बिलो। अब दोस्तों हमको इसमें बताना है साइन ए का मतलब क्या है। दोस्तों आप सभी को एक चीज़ याद होगी, अपन ने पढ़ा था लाल बटे कक्का, ये होता है दोस्तों, इसको इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। ये होता है आपका साइन थीटा, ये होता है आपका कॉस थीटा और ये होता है आपका टेन थीटा। दोस्तों साइन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, टेन थीटा अगेन हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये समकोण त्रिभुज है, आपने देखा इसके सामने वाला होता है लंब और ये होता है आपका आधार। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कर्ण हो गया आपका ये, दैट इज साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है दोस्तों, तो BC अपॉन C इसमें दिया हुआ है, BC अपॉन AC जो भी है, तो ये आपका सही हो गया, सी नंबर, ऑप्शन नंबर C सही हो गया दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन में दोस्तों आपसे वो कॉस ए भी पूछ सकता था, tan ए भी पूछ सकता था, तो वो सब आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होंगे, कॉस ए और tan ए की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों एक ही क्वेश्चन को आपको डिफरेंट जो इसके सोल्यूशंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस निकालने हैं तभी बात बनेगी, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, आपको उनसे दूसरे कॉन्सेप्ट भी निकालना सीखना पड़ेगा। एक वृत्त के बाहर एक बिंदु से उसी वृत्त पर कुल स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं। दोस्तों एक आपका वृत्त है, इसके बाहर कोई बिंदु है, अब ये पूछ रहा है इससे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। दोस्तों टेंजेंट हमेशा 2 ही खींचे जा सकते हैं, जैसे कि ये एक हो गया आपका टेंजेंट और एक आपका ये टेंजेंट हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2। ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ करने की आपको जरूरत भी नहीं है। त्रिज्या r के एक अर्धगोल टैंक का आयतन कितना होता है। दोस्तों हमारा जो अर्धगोल बोल रहा है, हेमीस्फीयर बोल रहा है, तो आपको अगर स्फेरिकल टैंक का आयतन पता है एंड दैट इज 4/3 πr3, तो इसका आधा कर दोगे आप तो ये हो जाएगा 2/3 πr3। आपका ऑप्शन नंबर C सही है, इसको आप देख सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयताकार के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों अब इसमें भी सिंपल है आपका, अगर हर भुजा में आपको 20% की वृद्धि कर दी, आपको पता है कि जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों अगर हमारी जो लंबाई है 20% की वृद्धि हो गई, पहले 100 थी तो अब 120 हो गई, चौड़ाई पहले 100 थी तो 120 हो गई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो दोस्तों हो जाएगा आप 140 100। इसको आप कंपेयर करोगे पहले से, पहले आपका 100 और 100 था, तो आपकी दोस्तों आंसर आएगा 44%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप 4-5 बार कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन में इसको आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं, हाँ लेकिन थोड़ा बहुत टफ तो है।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट और अगले 30 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो औसत चाल है। दोस्तों देखो, जो औसत चाल होती है वो होती है आपकी टोटल दूरी, कुल दूरी कितनी तय करी और कुल कितना समय लगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमको ये दो चीज़ मिल गई, कुल दूरी बटे कुल समय, तो आपकी औसत चाल निकल आएगी। तो अब देखिए इसमें आपकी जो ये पहली ट्रेन है इस पे, और एक चीज़ आपको ये पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जो हमारी पहली कंडीशन है, एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलती है, तो जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है पहली बार, तो उसकी दूरी निकालने के लिए आपकी दूरी बटे समय, समय हो गया आपका आधा घंटा। दोस्तों यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, आपको इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपकी दूरी हो जाएगी 25 किलोमीटर, एक दूरी आपकी मिल गई। दूसरी दूरी दोस्तों फिर आप लगा दिए चाल बराबर, अब अगली उसकी जो चाल है वो आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी आपको निकालनी है बटे समय हो गया आपका 30 मिनट, मतलब फिर से 30 मिनट, मतलब फिर से 1/2, तो ये हो जाएगी आपकी दूरी 30 किलोमीटर। 30 + 25 ये हो गया दोस्तों आपका 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। और दोस्तों आपका 30 मिनट, 30 मिनट मिलकर हो गया आपका 1 घंटा। ठीक है, तो दूरी बटे समय, समय हो गया आपका 1 घंटा, मतलब 55 किलोमीटर प्रति आवर इसकी औसत चाल हो गई। दोस्तों जो आपका औसत चाल वाले क्वेश्चन है ये 100% आपके एग्जाम में आ सकते हैं और पहले भी आए हुए हैं, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन भी है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1/2b = 1/3b, तो आपको b का मान निकालना है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, b = 3/2 हो जाएगा, b को आप यहाँ ले, 3/2 को आप यहाँ ले आइए, 3/2 को आप बोलते हो 1.5, तो 1.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं। एक समषट्भुज के दो भुजाओं के बीच अंतर्गत कोण क्या है? दोस्तों समषट्भुज के जो 6 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो इन 6 भुजाओं हैं, इनमें से हर भुजा समान लेंथ की दी हुई है इसमें। दोस्तों इनके जो कोण होते हैं उनका योग 720 होता है, आप याद रखिए। जैसे कि एक रेक्टेंगल के चारों कोणों का योग 360 होता है, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वैसे ही समषट्भुज के 6 एंगल का योग 720 होता है। तो दोस्तों इसका हर एंगल बराबर होगा क्योंकि इसकी हर भुजा बराबर है, तो 720/6 कर दीजिए आप, तो 6 × 6 6 दूनी 12 120, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को, डेट इज़ ITI जॉब्स मेड ईजी, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये मेरे प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।